हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द साइंटिफिक रेशो। तो इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री नीट की सीरीज। तो बिल्कुल बेस से करवाऊंगी, प्लस वन प्लस टू के हर एक चैप्टर्स को मैं कवर करवाऊंगी और साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री की शुरुआत हम कर रहे हैं क्लास 11 से। और क्लास 11 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो ये वो ब्रांच है साइंस की जहां पे हम पढ़ रहे होते हैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस। ठीक है, हमने क्या बोला कि केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे होते हैं कि जो भी मटेरियल सब्सटेंसेस है उनकी प्रिपरेशन करना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर उससे रिलेटेड अलग अलग केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिस्ट्री है वो सबसे पहले डेवलप हुई थी एल्केमी की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में 1300 एंड 1600 सीई में। एशियंट इंडिया में ये जो केमिस्ट्री है उसको हम क्या क्या बोलते थे? रसायन शास्त्र बोलते थे, राजतंत्र बोलते थे, रास क्रिया बोलते थे एंड रास विद्या भी बोलते थे। इसके अंदर हम मेटलर्जी, मेडिसिन, किस तरीके से कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चर होता है, ग्लास के बारे में, डाइस के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते थे। अब केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखा जाए हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें देखने को मिल रही है, हर एक का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी हर एक सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, यानी कि हमारे आसपास हर जगह हमें केमिस्ट्री देखने को मिलती है। तो ये जो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस है उसका बहुत डाइवर्स एरिया है। अगर मैं वेदर पैटर्न्स की बात करूं या फिर हमारा ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, हमारा कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है, केमिकल इंडस्ट्रीज में किस तरीके से प्रोडक्शन हो रही है, फर्टिलाइजर्स कैसे बन रहे हैं, एल्कलीज। अब देखो यहाँ पे एक टर्म हमें क्या देखने को मिल रहा है? एल्कलीज। ये याद रखना, एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज होते हैं वाटर सॉल्यूबल बेस। ठीक है, वो बेस जो कि पानी में घुल जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर, जैसे पॉलीथीन हो गया है ना, वो भी पॉलीमर है। ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलॉयज, ये सारी की सारी चीजों के अंदर हम केमिस्ट्री देख रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, राइट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एलॉय। तो बेसिकली एलॉय क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं और हमें देखने को मिलता है कि थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन रह रही है, यानी कि हमें कोई भी फिजिकल सेपरेशन देखने को नहीं मिल रही है, तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। जैसे कि ना यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं स्टेनलेस स्टील। तो अगर मैं स्टेनलेस स्टील की बात करूं तो ये एक एलॉय होता है। और किस किस का एलॉय होता है? इसमें प्रेजेंट होता है आयरन, इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन, इसमें प्रेजेंट होता है निकल और इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमियम। ठीक है, तो इन सब को अगर हम मिलाते हैं, अगर तुम देखो तो यहाँ पे हमें तीन मेटल देखने को मिल रहे हैं और एक हमें नॉन मेटल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने मेटल एंड नॉन मेटल को कंबाइन किया और हमारे पास क्या बन गया? स्टेनलेस स्टील बन गया। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? हमारे पास एक एलॉय है। इसके साथ साथ जो केमिस्ट्री है वो बहुत सारे मेथड्स भी हमें प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हम ड्रग्स को आइसोलेट कर सकते हैं नेचुरल सोर्सेज में से, ठीक है, जिससे बहुत सारी जानें बच सकती हैं। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस तो है ही है। अब देखो, जब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं ना, तो हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं एटम्स के बारे में या फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में। लेकिन एकदम से हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स में नहीं घुसेंगे। अभी हम थोड़ा मैक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करेंगे और वो मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या है? हमारे पास मैटर है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास भी मास होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? मैटर। जैसे अगर मैं इस पेन के बारे में बात करूं, क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? कर रहा है, तो ये क्या हुआ? मैटर हुआ। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये क्या हो गया? मैटर।
तुम ये वीडियो देख रहे होगे लैपटॉप में या फिर तुम्हारे फ़ोन में, तो वो जो लैपटॉप है या फ़ोन है वो भी क्या कर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो हमारी मैटर हो जाती है। तो ठीक है, स्पेस के हिसाब से तो हमें पता लग गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है, मास लिखा हुआ है। अब ना याद रखना, हमें ना 2 टर्म्स देखने को मिलती हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है वेट, और एक टर्म हमें देखने को मिलती है मास। जब भी हम मास के बारे में बात करते हैं ना, तो मास का मतलब होता है मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, क्या बोला हमने, मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं उसका मास। और जब भी हम वेट के बारे में बात करते हैं, तो वेट का मतलब होता है, बेसिकली जो वेट होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा हमें वेट देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अभी तो हम अर्थ में है, राइट। अगर मान लो हम अर्थ से, ये अपनी अर्थ, ठीक है, अर्थ से कहाँ पे पहुंच गए, हम मून पे पहुंच गए। ठीक है, तो तुम जब यहाँ से अर्थ से मून पे पहुंच गए, तो क्या देखने को मिलेगा कि तुम्हारा जो वेट है वो कम हो गया। वेट क्यों कम हुआ, क्योंकि मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, वो कम है। हम बोलते हैं 1/6 है अर्थ के मुकाबले। तो अगर ग्रेविटी कम, तो यानी कि वेट भी क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जिस चीज के हम बने, हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, क्या उनमें हमें कमी देखने को मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही, राइट। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे होते हैं कि ग्रेविटी के चेंज होने से वेट जो है वो वेरी करता है, यानी कि चेंज होता है। लेकिन जो मास है, मास हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसका मतलब होता है मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो जिसके पास भी मास होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मैटर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एयर, क्या ये मैटर है, तो हाँ ये मैटर है, क्योंकि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। और ये जो हमें अलग अलग गैसेस देखने को मिल रही हैं, उसका कोई ना कोई तो मास होगा, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, जिसकी वजह से ये क्या है, मैटर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं फीलिंग्स के बारे में बात करूं, हैप्पीनेस के बारे में, एंगर के बारे में, ठीक है, सैडनेस के बारे में, तो जितनी भी फीलिंग्स होती है, ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ना ही उनमें कोई मास होता है, जिसकी वजह से जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो मैटर के अंदर कंसीडर नहीं की जाती है। ठीक है, अगर मैं मैटर की बात करूं, तो यहाँ पे हमें इसकी 3 फिजिकल स्टेट देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारी फिजिकल स्टेट्स होती है, राइट, लेकिन हम यहाँ पे कितनों के बारे में बात करेंगे, सिर्फ 3 के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो देखो जब भी हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं ना, तो हम क्या बोल रहे होते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बनाया, इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, पार्टिकल्स बना रहे हैं। तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये जो पार्टिकल्स है, इनके बीच जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि ना के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप है। ये सॉलिड है, इसकी एक डेफिनेट शेप देखने को मिल रही है, और डेफिनेट वॉल्यूम की कितनी स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी क्या है, डेफिनेट ही है। वहीं पे जब हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं, तो लिक्विड के केस में हम क्या देख रहे होते हैं कि अब जो पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में स्पेस मौजूद है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन स्टिल पार्टिकल्स के बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। अब डेफिनेट वॉल्यूम कैसे, जैसे मान लो मेरे पास एक छोटा ग्लास था, मेरे पास एक बड़ा ग्लास था। इस छोटे ग्लास के अंदर मैंने 5 ml पानी डाल दिया। अब इसी पानी को मैंने ट्रांसफर कर दिया एक बड़े ग्लास के अंदर। तो अब क्या, मैं अगर बड़े ग्लास में पानी डालूंगी, क्या वो 10 ml हो जाएगा 5 ml से, नहीं होगा ना। वो तो कितना रहेगा, वो तो 5 ml ही रहेगा। यानी कि वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम तो इसका डेफिनेट ही है। लेकिन क्या इसकी कोई फिक्स्ड शेप होती है, नहीं होती। मान लो अगर मैंने पानी को डाल दिया एक इस तरीके से कंटेनर के अंदर, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि पानी की शेप भी ऐसी हो जाएगी। यानी कि जिस कंटेनर में हम डाल रहे होते हैं,
जो लिक्विड है वो उसकी शेप ले लेता है, लेकिन इसकी खुद की कोई शेप नहीं होती है। सो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। और अगर मैं गैसेस के बारे में बात करूं, तो गैसेस की ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ना ही इसकी कोई फिक्स्ड शेप हमें देखने को मिलती है। जिस भी कंटेनर के अंदर डालोगे, सारी की सारी स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर देगा। जैसे हमने अभी ग्लास के बारे में बात की लिक्विड के केस में, अगर मैं गैस के पार्टिकल्स की बात करूं, छोटे ग्लास के अंदर पार्टिकल्स कम होंगे, बड़े ग्लास के अंदर पार्टिकल्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीटली जितने भी स्पेस हमें देखने को मिल रही है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा कि हमारे पास सॉलिड है, हमारे पास लिक्विड है, हमारे पास गैस है, तो ये जो तीन स्टेट्स है ये इंटर कन्वर्टेबल होती है, यानी कि हम सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में, एंड वाइस वर्सा, कि गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर में चेंज लाना और दूसरा फैक्टर होता है प्रेशर में चेंज लाना। अभी हम अब बात करेंगे टेम्परेचर में चेंज की। अब सॉलिड है, मान के चलो मेरे पास यहाँ पे आइस थी, आइस को अगर मैं हीट दूंगी तो वो अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में, यानी कि लिक्विड में। अब मेरे पास वाटर है, अगर मैंने इसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे हीट करना पड़ रहा है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट करना पड़ रहा है, और अगर मुझे गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो मुझे इसको कूल करना पड़ेगा, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको कूल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर के हिसाब से भी देख लो, मान लो मेरे पास यहाँ पर है एक कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे कर देखते हैं, वहां पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल्ड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया एक पिस्टन, मैंने यहाँ पे इसको एक्सटर्नल प्रेशर देना शुरू किया। जब मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगी तो ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब ये जो पिस्टन है वो यहाँ तक आ गया। तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिल रही है और यहाँ पे हमें वॉल्यूम कम देखने को मिल रही है। तो वॉल्यूम के कम होने की वजह से जो यहाँ पे पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाएंगे, और अगर एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे तो इनके बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जो कि लिक्विड में होता है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम गैस में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड में अगर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो मैटर होता है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो चीजों के अंदर, मिक्सचर के अंदर एंड प्योर सब्सटेंस के अंदर। अब यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सॉलिड। सॉलिड में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्पेस है वो सबसे कम है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस के हिसाब से बात करूं तो सबसे कम स्पेस मुझे सॉलिड में देखने को मिल रही है, उससे ज्यादा स्पेस हमें लिक्विड में देखने को मिल रही है, और पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा स्पेस हमें गैस में देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, है ना, कि पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है, तो ये एक दूसरे के पास पास है। क्यों पास पास है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम, और गैस में तो हम बोलते हैं कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ मैटर, ये वही चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कूल और यहाँ पे लिखा हुआ है हीट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस साइड जाऊं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। सॉलिड है, सॉलिड को हीट करूंगी तो वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को हीट करूंगी तो वो गैस में चेंज होगा। और अगर मैं यहां से दूसरी साइड जा रही हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि कूल हो रहा है, गैस को मुझे कूल करना पड़ेगा तभी वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को कूल करूंगी तो फिर वो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंटर कन्वर्जन हो रही है, तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रोसेसेस के अलग अलग नाम होते हैं, और ये अलग अलग नाम हमें पता होने चाहिए। तो ये हमें देखने को मिल रहा है सॉलिड, ये हमें देखने को मिल रहा है लिक्विड, और ये हमें देखने को मिल रहा है गैस।
ठीक है। तो देखो, सॉलिड से जब कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। देखा जाए तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इकट्ठे होना। लेकिन यहाँ पे जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम सॉलिड में आइस के बारे में बात करते हैं ना, तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू पानी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि पानी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आइस। ऐसा क्यों, क्योंकि आइस जब तुम तोड़ते होंगे तो इसमें ना हमें देखने को मिलती है एयर स्पेसेस। ठीक है, और डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, राइट। वैसे तो सॉलिड का जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, लेकिन पानी के केस में हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रही है। तो बर्फ है, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एयर स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं बहुत सारी। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो मास है वो कम हो गया, क्योंकि इन एयर स्पेसेस में पार्टिकल थोड़ी प्रेजेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेंसिटी कम। लेकिन अगर मैं पानी का उतना ही वॉल्यूम लूं तो क्या मुझे यहाँ पे कोई एयर स्पेस नजर आएंगी, नहीं नजर आएंगी। और अगर नहीं नजर आ रही है तो पानी की डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। तो कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी की तरफ जा रहा है तो हमने क्या बोल दिया, फ्यूजन बोल दिया। और अगर मान लो तुम लिक्विड से कन्वर्ट कर रहे हो इसको सॉलिड में, ठीक है, लिक्विड से तुम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग बोल देते हैं। पानी को फ्रिज में रख दो, है ना, तो पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ये जो हमने पढ़ा मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ये तो नॉर्मल इंग्लिश की टर्म्स आ गई अपने पास। अब देखो, लिक्विड से अगर हम गैस में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड से अगर हम गैस में चेंज कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है, देखो पानी से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, और अगर मान लो यहां पर ये गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है तो इसको हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हमारे पास सॉलिड से सीधा कन्वर्जन हो रही है गैस में, कोई लिक्विड स्टेट हमें देखने को नहीं मिल रही, तो इसको हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। और अगर मान लो यहाँ पे गैस से कन्वर्जन हो रही है सॉलिड में तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से इसको हम रिवाइज करते हैं, तो रिवीजन करेंगे। देखो, हमने क्या क्या बोला यहाँ पर, हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास है सॉलिड, यहाँ पे हमारे पास है लिक्विड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, गैस है, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग बोल देते हैं, या फिर इसका एक और नाम क्या था, फ्यूजन। और अगर मान लो लिक्विड जो है उसको मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर रही हूँ तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली उसको हम बोल देंगे फ्रीज। ठीक है, वहीं पे अगर मुझे देखने को मिल रहा है कि लिक्विड से कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास दो नाम आ जाते हैं, एक तो हम बोल देते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, और एक हम क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, और वहीं पे ही गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन बोल देते हैं। ठीक है, और अगर मान लो सॉलिड से सीधा कन्वर्जन हो रही है गैस में तो उसको हमने क्या बोल दिया, सब्लिमेशन बोल दिया। और अगर मान लो गैस से सॉलिड में कन्वर्जन हो रही है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन बोल देते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रोसेसेस है ना, ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, ये रहा। तो देखो हमने क्या बोला, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट कर सकता है। मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं दो चीजों के अंदर, एक तो हमारे पास आ जाता है प्योर सब्सटेंस और एक हमारे पास आ जाता है मिक्सचर। अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं
तो प्योर सब्सटेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ना जो एटम्स होते हैं वो सेम काइंड के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर अलग अलग टाइप के एटम है तो फिक्स्ड रेशो में ही हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस के अंदर हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर कंपाउंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। जबकि जब हम मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा अलग अलग चीजों को हम कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे ना हमें कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन देखने को नहीं मिल रही। जैसे अगर मैं चाय के बारे में बात करूं तो हर एक घर में चाय बनती है, राइट। अब कुछ लोग जो होते हैं उस चाय में जो दूध डाल रहे हैं वो कुछ लोग ज्यादा डालते हैं, कुछ कम डालते हैं, कुछ पानी कम डालते हैं, कुछ ज्यादा डालते हैं, कुछ चाय पत्ती ज्यादा या कम डालते हैं, कुछ चीनी डालते हैं, नहीं डालते, कुछ लोग एक्स्ट्रा चीजें डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। लेकिन हमें एंड प्रोडक्ट क्या देखने को मिल रहा होता है, हमें एंड प्रोडक्ट देखने को मिल रहा होता है चाय। तो मिक्सचर में हम क्या बोल रहे थे, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन कर रही है। अब जिस तरीके से कंबाइन कर रही है कि मुझे यहाँ पे क्या कोई फिजिकल सेपरेशन देखने को मिल रही है या नहीं देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से मिक्सचर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर में। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर में हमें देखने को मिलता है कि थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई भी फिजिकल सेपरेशन नहीं नजर आएगी। जैसे मान लो हमने पानी लिया, हमने पानी के अंदर थोड़ी सी शुगर मिला दी, उसको अच्छे से घोल दिया, क्या मुझे शुगर की एक अलग से लेयर नजर आ रही होगी? नहीं, मुझे तो थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा ना। तो पानी और शुगर जो है वो किसके अंदर आता है, होमोजेनस मिक्सचर के अंदर आता है। वहीं पे मान लो मेरे पास था पानी, पानी में मैंने डाल दिया ऑयल, तो ऑयल की मुझे एक अलग लेयर नजर आ रही होगी, पानी की लेयर मुझे अलग नजर आ रही होगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इस मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर। एक बार यहाँ से पढ़ो, मिक्सचर क्या है, मैटर कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस जो कि अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, और इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है कि ये रिटेन करते हैं अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को। हमने अभी अभी एग्जाम्पल जो लिया वो वाटर प्लस शुगर का लिया, उसी के हिसाब से समझते हैं। पानी के बारे में जब भी तुम सोचते हो तो तुम्हें क्या याद आता है, उसका गीलापन, उसका लिक्विड होना याद आता है। और जब भी हम शुगर के बारे में सोचते हैं तो भाई उसकी स्वीटनेस याद आ रही है ना। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो मेरे पास एक लिक्विड आ रहा होगा, और उस लिक्विड का टेस्ट कैसा होगा, स्वीट होगा। यानी कि हमें देखने को मिला कि वाटर ने भी अपनी प्रॉपर्टी रखी, शुगर ने भी अपनी प्रॉपर्टी रखी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है उसमें दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो ऐड हो रही है। होमोजेनस मिक्सचर में हमें देखने को मिलता है कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, और इनको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे वाटर और शुगर था, ये होमोजेनस मिक्सचर के अंदर आता है, तो इसको मैं और क्या बोल सकती हूँ, वॉट सच, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, शुगर सॉल्यूशन बोल सकती हूँ। वहीं पे हेट्रोजीनस मिक्सचर में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, और थ्रू आउट हमें कॉम्पोजिशन देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हमने किसके एग्जाम्पल लिया, वाटर और ऑयल का। मान लो पानी में तुम सैंड डाल दो, उसमें भी तो फिजिकल सेपरेशन देखने को मिल रही है ना, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। ठीक है, और इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फिल्टर कर दिया हमने, चाय पत्ती है उसको हमने छानना है ना, फिल्टर कर देते हैं। डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हैं। वहीं जब हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि इनवेरिएंट केमिकल कॉम्पोजिशन है। केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहेगी, थोड़े से भी एटम का हमें फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें एलिमेंट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं। पीरियोडिक टेबल तो सबने देखा है, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें जितने भी कंपोनेंट देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो एक फंडामेंटल सब्सटेंस है, इसको तो हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे इवन केमिकल मेथड का भी इस्तेमाल करूंगी तो वो भी हमें यहाँ पे इतना नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ना सिंबल्स बच्चों लर्न होने चाहिए। वैसे तो जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तब हमें देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़े थोड़े तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर का सिंबल होता है AG। लेड की बात करें अगर हम तो उसका सिंबल हो जाएगा PB। अगर मैं एंटी मनी की बात करूँ तो उसका सिंबल हो जाता है SB।
एक अपने पास होता है टिन, टिन का सिंबल क्या हो जाता है हमारे पास, SN हो जाता है। टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W। तो हमें यहाँ पे सिंबल्स पता होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आ रहा है, कंपाउंड आ रहा है। तो जब भी हम कंपाउंड के बारे में बात करते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, पानी आ गया, तो देखो अगर मैं पानी के बारे में बात करूं, हमेशा हमेशा हम क्या बात कर रहे होंगे, H2O। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करूं तो हमेशा क्या बोल रहे होंगे, CO2। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी एलिमेंट का फर्क आ गया ना तो कुछ और ही बन जाएगा। यहाँ पे तो कुछ और नहीं बन रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ और बन जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को बाहर निकाल दूं, एक ऑक्सीजन को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन जो प्लांट्स है ये इसको एक्वायर करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और फिर ऑक्सीजन देते हैं, राइट। यानी कि हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी अमाउंट में होनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो वो क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पूरी प्रॉपर्टी चेंज। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे लिए खतरनाक होती है, क्यों होती है, क्योंकि अगर मैं आरबीसीज की बात करूं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें जो हीम वाला पार्ट होता है वो बना होता है आयरन का। जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, और ये जो ऑक्सीजन है वो उस आयरन के साथ बाइंड होकर आयरन का ऑक्साइड बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच पा रही है। लेकिन अगर मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो उसकी हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगी। और अगर ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, एंड अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क था यहाँ पे, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी वजह से पूरी की पूरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पे H2O के बारे में बात करूं, बड़ा जरूरी है सर्वाइवल के लिए, इसमें ना एक ऐड कर देते हैं चलो ऑक्सीजन को। अगर मैं एक ऑक्सीजन को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, H2O2, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसको हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिसका भी कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन है, फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन है, जैसे रस्ट भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो जो रस्ट होता है उसका भी हमें क्या देखने को मिलता है, एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, Fe2O3.XH2। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो जिसके भी कोई भी फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा वो कंपाउंड के अंदर आता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। एक बार दोबारा रिवाइज करो, हमने क्या बोला, मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस में, मिक्सचर में। मिक्सचर को हम क्लासिफाई करते हैं होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर में, फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि केमिकल मेथड से अगर सेपरेशन करनी भी है तो केमिकल मेथड से हो रही। अब यहाँ पे देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ टर्म्स लिखी है, कुछ लाइंस लिखी है, इसको फटाफट कर लेते हैं। When all constituent particles of a substance are same in chemical nature, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सब्सटेंस के वो सेम है, ठीक है। और ये जो मिक्सचर है इसके अंदर हमें बहुत सारे टाइप्स के पार्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग टाइप के पार्टिकल देखने को मिल सकते हैं। मिक्सचर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में ही कंबाइन हो रहे हैं और किसी भी रेशो में हो रहे हैं, ठीक है। और मिक्सचर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर हो सकता है। होमोजेनस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जब हम हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, और कभी कभी तो हमें यहाँ पे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं, विजिबली देखने को मिल जाते हैं। और एक और चीज याद रखना, हेट्रोजेनस मिक्सचर में ना हम ब्लड के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मिल्क भी आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो हमें देखने को मिलता है प्लाज्मा और एक हमें देखने को मिलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब हो गया हमारे ब्लड सेल्स, ठीक है। अब जो प्लाज्मा वाला पार्ट है ये लिक्विड वाला पार्ट होता है हमारे ब्लड का, ठीक है। और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है इसके अंदर हम आरबीसीज यानी कि एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स, एंड
प्लेटलेट्स के बारे में बात कर रही होती है। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट। तो ये है हमारी आर्टरीज या वेन्स या कैपिलरीज, कुछ भी मान के चल लो। तो ये हमारी वेसल्स है। वेसल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा है, और इसमें हमें अलग से क्या देखने को मिल रहे होंगे, ब्लड सेल्स देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि फिजिकल सेपरेशन तो भाई है। और अगर सेपरेशन है यानी कि किसके अंदर आएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर आएगा। वहीं पे अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क के अंदर ना बच्चों फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, इनका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम मिल्क को हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर ही कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द मिक्सचर। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के, उसमें हमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ही देखने को मिलेगी। अगर मैं कॉपर के बारे में बात करूं या सिल्वर के बारे में बात करूं या गोल्ड के बारे में बात करूं, पानी के बारे में बात करूं, ग्लूकोज के बारे में बात करूं, C6H12O6 के बारे में, तो ये प्योर सब्सटेंस के अंदर आ रहे हैं। क्यों, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, और इसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, C6H12O6। तो ये किसके अंदर आ रहा है, प्योर सब्सटेंस के अंदर। पानी के बारे में बात करूं तो ये भी किसके अंदर आ रहा है हमारे पास, प्योर सब्सटेंस के अंदर, क्योंकि पानी हमेशा H2O की फॉर्म में ही हमें देखने को मिलेगा। और एक चीज याद रखना, जैसे ना हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने बात की थी कि भाई अगर मान लो मेरे पास वाटर था, मेरे पास शुगर था, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, और मुझे देखने को मिल रहा था कि मेरे पास लिक्विड आ रहा है जो कि स्वीट है टेस्ट में, राइट। तो प्रॉपर्टीज क्या होगी, मैच होगी। लेकिन ना प्योर सब्सटेंस में हमें ये चीजें नहीं देखने को मिलती। हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और जब भी आग पकड़ती है तो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही होती है। वहीं पे मान लो मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के तो बर्निंग का प्रोसेस हो ही नहीं सकता ना, है ना। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी, अगर मैं इसके हिसाब से सोचूं, तो मेरे पास तो एक ऐसा सब्सटेंस बनना चाहिए था जो फटाफट आग पकड़ ले, है ना, और पॉप साउंड के साथ बनो। लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, पानी। अब पानी आग लगाने का काम करता है, बुझाने का, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बना, ये अपने रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट से इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है। मान लो सोडियम है, ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। सोडियम है मेरे पास, रिएक्टिव मेटल्स के अंदर इसको गिना जाता है ना, तो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है मेरे पास। वहीं पे अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं तो पॉइजनस गैस के अंदर, टेयर गैस के अंदर भी क्लोरीन प्रेजेंट होती है, राइट। तो अगर मैं इस हिसाब से सोचूं, प्रॉपर्टीज मैच होना जो कि हमें मिक्सचर में देखने को मिलता है, तो होना क्या चाहिए था कि बड़ा एक्सप्लोसिव सी कोई चीज बननी चाहिए थी, बट बन क्या जाता है यहाँ पे, NaCl बन जाता है। इसके बिना तो हमारा खाना इनकम्प्लीट ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस में हमें हमेशा क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अब देखो, ये जो प्योर सब्सटेंस है, इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। जो पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्स के, उस वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स दोनों की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, ठीक है। एटम जैसे मान लो अगर मैं हाइड्रोजन बोल रही हूँ तो मैं H लिखूंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 लिखूंगी। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो मैं N लिखूंगी यहाँ पे एटम में, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैं N2, यानी कि नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म बोल देते हैं। नेक्स्ट है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं डेफिनेट रेशो में, तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। जैसे H2O हो गया, जैसे CO2 हो गया, जैसे कि ग्लूकोज हो गया C6H12O6, राइट। तो ये क्या है, हमारे पास कंपाउंड है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कंपाउंड के, उसको हम सिंपलर फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इनको सिर्फ और सिर्फ हम केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो, आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर उसके बाद हमने बिल्कुल बेसिक चीज के बारे में बात की, मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर की हमने अलग अलग स्टेट्स देखी, उनका इंटर कन्वर्जन देखा, उनके नाम पढ़े, ठीक है, और मैटर की क्लासिफिकेशन देखी। तो अभी तो बिल्कुल ही हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल बेस वाला पार्ट हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो आई होप कि ये वाला सारा का सारा लेक्चर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज में डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो,
ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ज़रूर तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।